नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 7 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। भूटान। भूटान जो है एक राजतंत्र है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, जस्ट वेस्ट बंगाल के ऊपर है, सिक्किम से सटा हुआ है। ठीक है, भूटान जो है वो डायरेक्टली समुद्र के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भूटान मात्र भारत और चीन के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे गंगखार पुनसुम क्या है, तो भूटान का सबसे ऊंचा स्थान है, जहां पे अभी दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान जहां पे कोई भी चढ़ नहीं पाया। ठीक है, याद रखिएगा गंगखार पुनसुम। उसके बाद मानस नदी जो है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, भारत में आती है, तो इसको भी विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो भारत भूटान, इसी के साथ साथ मैं इसको भी डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए दोनों को एक साथ दे दिया हूँ। तो भारत भूटान जो है वो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के एक नए मार्ग पर चर्चा कर रही है। तो ये जो कनेक्टिविटी है मुख्यतः असम में गेलेफू और कोकराझार, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लगभग 58 किलोमीटर का ये रेल लिंक है, रेलवे लिंक है, याद रखिएगा। और एक और रेल लिंक बनाने की बात की जा रही है भूटान के समतसे और पश्चिम बंगाल में बानरहाट चाय बागान क्षेत्र के बीच लगभग 18 किलोमीटर दूर एक रेलवे लिंक बनाने की संभावना तलाशी जा रही है। और अभी ही वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच में एक नया रेल लिंक शुरू हुआ है, तो प्रयास किया जा रहा है ये सभी चीजों को कनेक्ट कर ले भारत अगर भूटान और बांग्लादेश को, तो जो व्यापार का क्षेत्र में और इन्हांसमेंट आ सकता है भारत के लिए। अगला आर्टिकल जो है अधिक प्रकाश, क्योंकि दीपावली का समय आ रहा है, उसी संबंधित है कि अधिक प्रकाश कम ध्वनि, एक ऐसा पटाखा बनाने की बात की जा रही है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो प्रकाश ज्यादा करे और कम ध्वनि हो। जो शोर संकट को कम करने के लिए सरकारों को उल्लंघनकारी पटाखे बनाने पर रोक लगाने की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत सी टाइमिंग दी गई है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर आवासीय क्षेत्र हो। ठीक है, उसके बाद स्कूल हो, मंदिर है, तो वहां पे जितने भी शोर हो रहे हैं तो वो कितने डीबी में हो रहे हैं, सारी चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कार्यालय के क्षेत्र में कितना आवश्यक है, और 10 बजे के बाद कोई भी ज्यादा तेज आवाज में नहीं बजा सकता है कोई भी लाउड स्पीकर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि दीपावली जो हम लोग बनाएं उसमें कम से कम शोर वाले पटाखों का उपयोग करें। प्रयास करें कि वैसे पटाखे का उपयोग करें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, वो लाइट करे, ज्यादा शोर शराबा ना करे, इससे अनेक प्रकार की समस्या आती है जिसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कैसे 815 मिलियन भारतीयों के निजी डेटा में सेंध लगाई गई। ठीक है, अभी अमेरिका के एक साइबर सुरक्षा कंपनी, ठीक है, साइबर सुरक्षा कंपनी जो है रीसिक्योरिटी, इसी का एक रिपोर्ट आया है, उसी में कहा गया है कि लगभग 815 मिलियन भारतीयों का डेटा चोरी किया गया है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है टेल्को का डबल डिप प्रयास जो नेट न्यूट्रलिटी, मतलब कि नेट तटस्थता को खतरे में डालता है। तो नेट न्यूट्रलिटी का सभी डायमेंशन से डिस्कस करेंगे। और ये जो आर्टिकल है ये आज के द हिंदू में एडिटोरियल में है। ठीक है, मेनली जो प्रॉब्लम चल रहा है ओटीटी और नेटवर्क, जो कंपनियां हैं, जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जो कॉल्स के लिए नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, और ओटीटी के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, नेटवर्क प्रोवाइडर का कहना है कि ओटीटी जो हमारा इंटरनेट उपयोग करता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाता है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर रही है। तो ये कह रही है नेटवर्क कंपनियां कि ओटीटी से भी हमें कुछ लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो है भूटान। तो भूटान जो है एक राजतंत्र देश है, याद रखिएगा राजतंत्र मतलब कि वहाँ का जो शासन व्यवस्था, वहाँ एक राजा रहते हैं। तो हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच भूमि आबद्ध, मतलब कि लैंडलॉक कंट्री है। इस देश का स्थानीय नाम जो है डुगयुल है, जिसका अर्थ होता है अजदाह या ड्रैगन का एक काल्पनिक जीव। ठीक है, यह देश मुख्यतः पहाड़ी और केवल दक्षिणी क्षेत्र में कुछ समतल क्षेत्र है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के काफी करीब है तथा भारत का परम मित्रों में से एक है। तो भूटान का धरातल जो है वो विश्व के सबसे उबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है, जो 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में 150 की ऊंचाई से लेकर
7,000 मीटर की ऊंचाई तक देखी जा सकती है। भूटान पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा मालदीव से कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लेता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में अब भूटान द्वारा एंट्री टैक्स लिया जाने लगा है। भूटान केवल भारत और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद एक बात और है कि भूटान जो है उसका कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है। समुद्र के पास उसकी कोई भी अपनी एरिया नहीं है। तो ये दोनों चीज डिस्कस करेंगे। गंगखर पुनसुम, तो गंगखर पुनसुम जो है वो भूटान का सबसे ऊंचा स्थान है और दुनिया का सबसे ऊंचा बिना चढ़ा हुआ पर्वत, याद रखेगा, गंगखर पुनसुम। जो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसी की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। संदकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी याद रखिएगा कि संदकफू जो है वो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और डोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। अब मानस नदी के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिणी भूटान एवं भारत के बीच हिमालय की तलहटी में बहने वाली एक परिवर्तित नदी, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 400 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले यह 24 किलोमीटर तिब्बत यानी कि चीन और 272 किलोमीटर भूटान में और 104 किलोमीटर भारत के असम राज्य में बहती है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। अब इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये जो है वो भूटान का मैप है। भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। ये वेस्टर्न रीजन में है, देख सकते हैं। इसके सराउंडिंग कंट्री चाइना का तिब्बती क्षेत्र यहाँ पे है, इसके नॉर्थ में, और इसके साउथ में इंडिया है। ये जो देख सकते हैं मांगधे, यहीं पे यही जो रिवर है आगे चल के मानस रिवर बन जाता है। तो याद रखिएगा मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, उससे पहले वो चाइना में भी जाती है और भूटान में होती ही है और इंडिया में उसके बाद 104 किलोमीटर अपना नदी प्रवाह को विस्तृत करती है, खास के आसाम में, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है यही मानस नदी का क्षेत्र है। उसके बाद जो हम लोग पहाड़ अभी डिस्कस कर रहे थे, खासकर गंगखर, तो यहाँ पे है गंगखर, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अभी तक कोई भी व्यक्ति चढ़ नहीं पाया है। तो गंगखर जो भूटान का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला आर्टिकल जो है, इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, मतलब कि भारत और भूटान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के एक नए मार्ग पर चर्चा करेगा। इसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक, तो अभी वर्तमान समय में जो भूटान के 5वें राजा जो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये हैं अभी भूटान के 5वें राजा। तो इसी में कहा जाता है कि सोमवार को नई दिल्ली में भारत और भूटान की बीच वार्तालाप हुई। उसी में कहा गया है भारत और असम की सीमा पर गेलफू में एक स्मार्ट सिटी की योजना का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्गों पर चर्चा करने और सीमा और आवर्जन चौकियों को उन्नत करने पर सहमत हुई है दोनों देश, भारत और भूटान, ठीक है। ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गेलेफू है और यहाँ पे कोकराझार है। इसी के बीच में रेलवे लिंक अभी चलाई जाएगी भूटान और भारत के बीच में। हालांकि चीन के साथ भूटान की सीमा परिसीमन समझौता की प्रक्रिया पर अभी इस बैठक में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर चर्चा किया। तो ये याद रखेगा, असम में गेलेफू और कोकराझार जो है भारत द्वारा बनाए जाने वाले 58 किलोमीटर लंबी सीमा पर रेल लिंक के लिए अंतिम निरीक्षण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया और दोनों पक्ष जो है, मतलब कि भूटान के, यहाँ पे एक और रेल लिंक की बात की जा रही है भूटान के समत्से, याद रखिएगा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समत्से, और पश्चिम बंगाल में जो है बानरहाट, यहाँ पे चाय का बागान ज्यादा है तो यहाँ पे व्यापार बढ़ सकता है। इसी की संभावनाओं के कारण यहाँ पे भी एक नया रेल लिंक बनाने की आवश्यकता है। तो इसी में कहा जाता है इस क्षेत्र के बीच लगभग 18 किलोमीटर के दूसरे रेल लिंक की संभावनाएं तलाशने में सहमत हुई है दोनों देश। आगे कहा जाता है भारत भूटानी व्यापार वस्तुओं को पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से, तो अभी नया नया रेल लिंक शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसी की बात की जा रही है कि पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश के चिल्हाटी तक ले जाने वाली वे कनेक्टिविटी पे अनुमति सहमत हुई है भारत के द्वारा और भूटान के द्वारा। तो रेल कनेक्टिविटी भविष्य में पूर्वोत्तर में भारतीयों के लिए हवाई कनेक्टिविटी में भी मदद कर सकती है, क्योंकि भूटान जो है बड़े सरपांग जिले विशेष आर्थिक क्षेत्र के हिस्से के रूप में है। गेलेफू में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की भी बात चल रही है जो भूटान और भारत की सीमा पे है, ठीक है, याद रखिएगा गेलेफू ये भूटान में क्षेत्र है। और नई पहल की घोषणा जो है वो 17 दिसंबर को भूटानी राजा द्वारा करने की उम्मीद है। अब सहायता क्या क्या है,
तो भूटानी राजा ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास सहायता के लिए सरकार को, भारत सरकार को धन्यवाद किया है, जो इस साल 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। और भारत ने 13वीं पंचवर्षीय योजना का भी समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आगे कहा जाता है कि इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के नागरिकों को प्रवेश करने और बाहर निकलने की भी अनुमति प्रदान की गई है दोनों देशों के द्वारा। विशेष रूप से दोनों पक्ष जो है, चाहे वो असम हो चाहे फिर भूटान हो, में मौजूदा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन को आधुनिक एकीकृत चेक पोस्ट भी बनाया जाएगा, जिससे कि आतंकवाद का प्रसार न हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया जाएगा और अपग्रेड भी किया जाएगा। गेलेफू में भूटानी पक्ष पर सुविधाओं का विकास के साथ साथ व्यापार बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने पर सहमत हुए हैं और दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने और बांग्लादेश में आदान प्रदान करने के लिए भी व्यापार और यात्रा के लिए भूटानी अवसरों को बढ़ाने में मदद करने की उम्मीद है और पड़ोसी देशों के लिए बहुत आवश्यक पर्यटन राजस्व लाने में मदद करेगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दीपावली आने वाला है, इसी संबंधित ये आर्टिकल आया है कि अधिक प्रकाश, ऐसा पटाखा का उपयोग करें जिसमें मोर लाइट्स, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हो लेकिन उसका आवाज कम निकले, कम फैले, क्योंकि आवाज के दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग देखेंगे कि रोशनी का जो पर्व होता है दीपावली, उसको शोर के त्योहार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पटाखे दुनिया भर में खुशी के उत्सव से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई पटाखे जो होते हैं बहुत ज्यादा जहरीली गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बीमारियां होती है, ठीक है। और अक्सर ये बहुत तेज आवाज भी करते हैं और जलने पर हानिकारक धुआं भी छोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह की दुष्परिणाम होते हैं। जो भी पटाखे इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है उसमें इस तरह के दुष्परिणाम सामने आते हैं। 2018 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में कम हानिकारक और कम शोर वाले हरित पटाखे बनाने की, इसी को बात कर रहे थे कि अभी जो पटाखे आप उपयोग करें वे ग्रीन पटाखे होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, उसी को कहा जाता है ग्रीन पटाखे। लॉन्च किया गया है जिसका उपयोग विभिन्न वैधानिक निकायों ने अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट साइलेंस जोन में कहा गया है और कहीं भी रात 10 बजे के बाद पटाखा नहीं फोड़ने का निर्देश दिया गया है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक यानी कि दिन के समय और औद्योगिक क्षेत्रों में पटाखा जो है शोर जो होगा मात्र 75 dB LEQ से अधिक नहीं हो सकता। अब LEQ हम लोग देख लेंगे सारी चीजें, जैसे वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में सीमाएं क्या क्या है, तो वाणिज्यिक में 65 dB होगा और आवासीय क्षेत्रों में 55 dB होगा। तो LEQ क्या होता है, तो LEQ इज द इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड प्रेशर लेवल, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है वो एक टाइम पीरियड का ही मेनली डिनोट करता है। इसमें कहा गया है डीबी का जो मतलब होता है डेसिबल, तीव्रता की मेजरमेंट किया गया है, ठीक है। और LEQ का जो अर्थ दिया गया है यहाँ पे, यह एक आंकड़ा है जो समय का औसत है, इसी को बात कहा जा रहा है, जो गिवन पीरियड दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है इंग्लिश में भी कि द इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड प्रेशर लेवल, इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड प्रेशर लेवल जो होता है वो इट इज द कांस्टेंट नॉइज लेवल दैट वुड रिजल्ट इन द सेम टोटल साउंड एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर अ गिवन पीरियड, ठीक है। और इस तरह के जो नियम बनाए गए हैं, लोगों को दिन में शोर के 10 dB से अधिक होने पर शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति दी गई है, ठीक है। अगर इस तरह का जो नियम, जैसे कि कहीं पे 65 dB है, अगर वहां पे 75 dB कर दिया जाए, अगर कोई शोर कर रहा है तो उस पर शिकायत भी किया जा सकता है पड़ोसियों के द्वारा। जैसे यहाँ पे 55 dB आवासीय क्षेत्रों में, अगर वहाँ पे 65 से ज्यादा dB का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो स्पीकर बजा रहे हैं, तो कोई भी पड़ोसी मेरा शिकायत कर सकता है नजदीकी थाने में, ठीक है। चूंकि dB एक लोगरिथमिक इकाई है और 10 dB की वृद्धि से ध्वनि दबाव में 10 गुना वृद्धि हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसी के कारण इस तरह का प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा कि 10 dB अगर ज्यादा किसी क्षेत्र में शोर हो रहा है तो वहां पे शिकायत दर्ज किया जा सकता है। तो कार्यालय क्षेत्र में 80 dB से अधिक को, इसी के कारण कहा जाता है कि जो कार्यालय होते हैं जहाँ पे 80 dB होते हैं, अगर वहां पे शोर हो जाते हैं तो उसके कारण वहां पे अनेक प्रकार के हाई ब्लड प्रेशर के भी अनेक साक्ष्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत से लोग जो होते हैं वो 50 या 40 से ऊपर भी होते हैं, ठीक है। तो उन्हें ज्यादा समस्याएं होती है। रात में 50 dB से ऊपर जब होता है तो जब शरीर उस समय तेज शोर का आदी नहीं होता है, जिसके कारण क्या खतरा बढ़ जाता है, तो देख सकते हैं कि 80 dB से ऊपर होने पे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। 50 dB से ऊपर होने से
कोर्टिसोल की समस्याएं बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल लेवल का स्तर बढ़ जाता है। उसके बाद शहरों में यातायात का शोर बढ़ गया है, जहां बहुत तेजी से भी वर्तमान समय में शहरीकरण हो रहा है और मोटर चालकों के हॉर्न का आधुनिक उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कई धार्मिक अवसर समय की परवाह किए बिना रात दिन अगर पूजा कहीं पे हो रहा है, वहां पे असीमित मतलब कि अनलिमिटेड शोर हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे ये किसी भी धर्म के बारे में कहा जा रहा है, ना तो किसी भी स्पेसिफिक धर्म के बारे में नहीं कहा जा रहा है, सभी धर्म कहीं ना कहीं ये करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है बिना शोर शराबे वाले उत्सव का पर्याय दिखाई ही नहीं देता है अभी। अब दिवाली के दौरान की बात की जा रही है, तो दिवाली के दौरान पटाखे जो हैं, यहाँ तक कि जो ग्रीन पटाखे हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, नियमित रूप से 90 डीबी से अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो बनाया गया है सरकार की अनुमति के कारण, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली पटाखे हैं, वे भी सरकार के रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मान लीजिए लोग 10 सेकंड के लिए 90 डीबी पर पटाखे फोड़ते हैं और परिवेशीय शोर 50 सेकंड के लिए 50 डीबी है, और यह पैटर्न 4 घंटे तक जारी रहता है और उसके बाद 12 घंटे 50 डीबी का शोर होता है। तो 16 घंटे का जो लीक लेवल होगा वो 74.5 डीबी होगा। इसी के कारण यहाँ पे कहा जाता है जो आवासीय क्षेत्रों में शिकायत उचित है, लेकिन वाणिज्यिक क्षेत्रों में नहीं। फिर भी शोर पहले से कहीं ज्यादा हानिकारक है। अलग अलग ध्वनि क्षेत्रों को भी शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से सीमांकित किया जाता है। यही बातें कहा जा रहा है। इसके बहुत से कारण है, जैसे कि जो नियम तो बनाया गया है, लेकिन जो नियम का अनुपालन नहीं करता है, तो अपराधों को मिलने वाले प्रतिबंध, जो भी सरकार के नियमों को तोड़ता है, उसको सही तरीके से सजा नहीं मिल पाता है, उसको उन्हें दंड नहीं मिल पाता है, उसका प्रवर्तन जो होता है वो अस्पष्ट रह जाता है। इसीलिए हर त्योहार से पहले पटाखों में मामूली सुधार पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ नहीं होगा। इन सारे नियमों को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे कहा जाता है भारत का जो शोर है एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। यदि पटाखों से मामले नहीं बिगड़ते हैं तो सरकारों को उल्लंघनकारी पटाखों के उत्पादन को पूरी तरह से रोकना चाहिए, जैसे दिल्ली में एक बार किया जा चुका है। और शहरों को शोर डेटा तक सार्वजनिक पहुंच में, मतलब कि जितना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है शोर का लेवल, उससे अगर ज्यादा हो जाए तो सार्वजनिक पहुंच में सुधार करना चाहिए। और शोर को कंट्रोल करने के लिए एक सही लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता है। ये पिछले साल का डेटा है, देख सकते हैं 88.2 करोल बाग में था। ठीक है, तो इस तरह का लाजपत नगर में 84.8, जबकि जो आवासीय क्षेत्र होते हैं मात्र वहां पे 55 डीबी की अनुमति होती है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, रेसिडेंशियल क्षेत्र 55 डीबी और कॉमर्शियल क्षेत्र 65 डीबी, इंडस्ट्रियल में 75 डीबी, लेकिन हम लोग इसका पूर्णतः उल्लंघन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है हमारा, इसमें कहा जाता है हाउ द पर्सनल डेटा ऑफ 815 मिलियन इंडियंस गॉट ब्रीच्ड, मतलब कि कैसे 815 मिलियन भारतीयों के निजी डेटा में सेंध लगी। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानते हैं। 15 अक्टूबर को अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी, याद रखिएगा इसी की रिपोर्ट के कारण ये सारी चीजें पता चली है, रीसिक्योरिटी ने कहा कि आधार संख्या और पासपोर्ट विवरण सहित 815 मिलियन भारतीयों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी जो है वो डार्क वेब पर बेची जा चुकी है। आगे इसमें कहा जाता है कि कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि धमकी देने वाले कलाकार, उसी को थ्रेट एक्टर कहा जाता है, $80,000 में डेटा बेचने को तैयार थे। इसमें आगे कहा गया है कि बिक्री का जो डेटा है वो वैध पाया गया है। ये जो रीसिक्योरिटी है इसे इस डेटा को वैध पाया है। डेटा बेचने वाले जो भी थ्रेड एक्टर हैं ने दावा किया है इसे ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से प्राप्त किया गया। ये जो डेटा है लगभग $80,000 में बेचा जा रहा है, ये डेटा ICMR से प्राप्त किया गया है, जिस पर पिछले साल अकेले 6000 घटनाओं के साथ कई साइबर हमले के प्रयास किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्रेट एक्टर होते कौन है, ये जो धमकी वाले कलाकार हैं वे होते कौन है। तो धमकी देने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो सिस्टम और डेटा सुरक्षा का उल्लंघन करता है, अन्यथा उसे कमजोर करता है। धमकी देने वाले वे जो थ्रेट एक्टर होते हैं, डेटा चोरी, फिशिंग भी आगे मैं बताऊंगा कि फिशिंग क्या होता है। उसके बाद भेद्यता शोधन द्वारा सिस्टम से को ब्रीच कर देते हैं या फिर उसे मैनिपुलेट कर देते हैं, और उसके बाद मॉलवेयर बनाने में भी शामिल होते हैं जो सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेने में उन्हें सक्षम बनाती है।
ठीक है, तो क्लियर हो गया कि थ्रेट एक्टर क्या होते हैं। उसके बाद आगे कहा जाता है व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी की प्रकृति क्या है। तो व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को ही PII कहा जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है पर्सनली आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन, या फिर इसे सिंपली कह सकते हैं पर्सनल डेटा इज एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन आइडेंटिफाइएबल पर्सन। वह जानकारी है जिसे अकेले या अन्य प्रासंगिक डेटा के साथ उपयोग करने पर किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। तो PII पासपोर्ट जानकारी या क्वेसी आइडेंटिफायर्स जैसे कि प्रत्यक्ष पहचानकर्ता हो सकता है, जिन्हें किसी व्यक्ति को सफलतापूर्वक पहचानने के लिए अन्य जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे याद रखिएगा कि PII क्या होता है। डार्क वेब पर बेचे जा रहे डेटा में किसी का आधार नंबर भारत सरकार की ओर से UIDAI द्वारा जारी एक अद्वितीय 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या शामिल है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यह डेटा जो है PWN 0001, ठीक है, नाम से एक धमकी देने वाले वही थ्रेट एक्टर द्वारा बेचा जा रहा था। आगे कहा जाता है लूसियस, इस तरह के इसका भी नाम दिया गया है जो थ्रेट एक्टर की तरह कार्य कर रहा था डार्क वर्ल्ड में। तो आगे कहा जाता है कि लूसियस नाम के एक अन्य धमकी देने वाले अभिनेता मतलब कि थ्रेट एक्टर ने भी PII डेटा की अधिक व्यापक श्रृंखला तक पहुंच का दावा किया है, जिसमें मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है। ऐसे जो थ्रेट एक्टर्स हैं उसको संवेदनशील डेटा तक पहुंच कैसे सुरक्षित होती है। तो देखिए इस तरह के ये जो यहाँ पे फिगर में दिया हूं इसमें इस तरह का कार्य अपनाया जाता है, खास के जो लोग थ्रेट एक्टर्स होते हैं, जो लोग साइबर हैकर्स होते हैं, जैसे मालवेयर डाल देते हैं या पासवर्ड हैक कर लेते हैं, वेब्स ड्रॉपिंग, फिशिंग, मैन इन द मिडल, जो मध्यस्थता कर रहे हैं लोग उसे खरीद बेच कर लेते हैं, जैसे कि हमारा डेटा को बेच देते हैं। अभी वर्तमान समय में जो है डार्क वेब में एक व्यक्ति का डेटा जो है वो लगभग 496 रुपीज में बेचा जा रहा है भारतीय करेंसी में। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवन एड अटैक, बर्थडे अटैक, इस तरह के अटैक किए जाते हैं। उसके बाद डूज एंड डोंट्स अटैक, क्रॉस साइट, इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं जिससे कि आपका डेटा वो ब्रीच कर लेते हैं। डार्क वेब पर चुराए गए डेटा को बेचने वाले, धमकी देने वाले थ्रेट एक्टर ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने डेटा कैसे प्राप्त किया, जिसके बिना डेटा लीक किए स्रोत की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। तो लूसियस के द्वारा देखा गया है कि ऑनलाइन डेटा बेचते हुए पाया गया कि दूसरा जो थ्रेट एक्टर है उसने दावा किया कि उसके पास लगभग 1.8 टेराबाइट डेटा लीक उसके पास पहुंचा है, लूसियस के पास। ठीक है, जो एक अनाम अननोन है। भारत आंतरिक कानूनी प्रवर्तन एजेंसी को प्रभावित करता है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके पास 1.8 टेराबाइट डेटा है जिसकी पुष्टि हो चुकी है, जो भारत के किसी भी कानून के आंतरिक मामले को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये जो दावे किए गए हैं उसकी अभी भी पुष्टि नहीं की गई है भारत सरकार के द्वारा। जो अमेरिकन जो साइबर सुरक्षा कंपनी है डी सिक्योरिटी, वो उसी के द्वारा ये रिपोर्ट पे आधारित है आर्टिकल। ठीक है, उसने पुष्टि कर दी है, भारत सरकार ने पुष्टि नहीं की। तो भारत के जो कनिष्ठ IT मंत्री जो है जूनियर राजीव चंद्रशेखर ने साझा किया कि देश की कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया मतलब कि उसी को कहा जाता है CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, डेटा लीक की रिपोर्ट की जांच कर रही है। और सरकार अभी भी पिछले दशकों में एकत्र किए गए जो लेगेसी डेटा थी सहित भारी मात्रा में डेटा को सुरक्षित भंडारण में ले जाने का कार्य कर रही है। हालांकि उन्होंने कथित लीक के आकार की पुष्टि अभी भी नहीं की है। तो शोधकर्ताओं द्वारा देखे गए डेटा नमूनों में आधार कार्ड, UIDAI और आधार कार्ड के साथ मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID के कई संदर्भ सामने आए हैं। यह भी संभव है कि जो धमकी दे रहे हैं, जो थ्रेट एक्टर्स हैं, वो इन विवरणों को एकत्र करने वाले किसी तीसरे पक्ष को सफलतापूर्वक उल्लंघन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए थर्ड पार्टी ऐप कभी नहीं डाउनलोड करना चाहिए। हमारा PII जो पर्सनल डेटा है कितना सुरक्षित है, इसी के बारे में राइटर बता रहे हैं कि जबकि भारत सरकार जो है वो अतीत में अक्सर आधार से बायोमेट्रिक डेटा लीक होने के आरोप को इनकार करते रही है, परंतु इतना बड़ा 815 मिलियन जो डेटा है भारतीयों का वो कैसे लीक हो गया, खास के डार्क वेब में। तो श्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र को बुलेट प्रूफ मतलब कि कोई भी इस पे अटैक नहीं कर सके साइबर के द्वारा, तो बुलेट प्रूफ सेटअप में बदलने में समय लगेगा, जो जिम्मेदार ढंग से डेटा का प्रबंधन करता है और उसे सुरक्षित रख सकता है।
उन्होंने कहा कि 2018, 19, 22 में भी आधार डेटा लीक की सूचना मिली थी, जिसमें बड़े पैमाने पर लीक के 3 मामले सामने आए थे, जिसमें से एक था प्रधानमंत्री किसान वेबसाइट पर संग्रहित किसान डेटा को डार्क वेब पर उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद इस साल की शुरुआत में रिपोर्ट सामने आई है जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, तो याद रखिएगा टेलीग्राम पर एक बॉट BOT, इसके बारे में भी मैं लिखा हूं। तो बॉट उन भारतीय नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा लौटा रहा था जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क मतलब कि कोविन पोर्टल पर पंजीकरण किया था। तो यहां से भी बहुत ज्यादा डेटा का चोरी हुआ है। तो इसी पे कहा जाता है कि टेलीग्राम पर जो बॉट है वो छोटा एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से टेलीग्राम के अंदर कार्य करता है और किसी प्रकार के कार्य या सेवा का समर्थन करता है, उसके लिए सपोर्ट करता है, के लिए डिजाइन किया गया। हालांकि उसमें से सभी सुरक्षित और संरक्षित जितने भी नियम हैं वो उसको पालन नहीं करता है। वे व्यक्तिगत जानकारी, चैट इतिहास मतलब कि चैट हिस्ट्री सहित उपयोगकर्ता का डेटा भी एकत्र कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का डेटा को चोरी किया जा सकता है और बहुत बड़ी मात्रा में इससे बॉट से चोरी हुई है और डार्क वेब में इसे बेचा भी गया है। जो कोविन का सारा डेटा था वो बेचा गया। उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा उल्लंघन की रिपोर्ट का खंडन किया था। इसमें कहा जाता और कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उस समय कहा था कि ये किसी का शरारतपूर्ण प्रकृति से कहा गया था, कि मतलब कि ऐसा कोई डेटा चोरी नहीं हुआ। और CERT मतलब कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कहा था कि CERT इन पोर्टल के मौजूद सुरक्षा बुनियादी ढांचे की समीक्षा अभी भी कर रही है। हालांकि UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि सभी आधार धारकों का जो डेटा है वो केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में सुरक्षित है और इसके अस्तित्व के सभी वर्षों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन, ये भविष्य की भविष्यवाणी कर दिए थे कि भविष्य में भी इससे कोई भी डेटा ब्रीच नहीं हो सकता है। इसमें आगे कहा गया था कि UIDAI डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उन्नत सुरक्षा तकनीकों का उपयोग करता है और उसमें उभरने वाले खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, तो आगे कहा जाता है कि लीक हुई जानकारी से क्या खतरा पैदा हो सकता है। तो रीच सिक्योरिटी के द्वारा कहा गया कि इसके एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और 2023 की पहली छमाही मतलब जनवरी से जुलाई तक, ठीक है, इसी में कहा जाता है कि 2023 की पहली छमाही में सभी मालवेयर का पता लगाने में जो भारत है वो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। मतलब कि जितना भी साइबर अटैक हुआ है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढने में सबसे विश्व का चौथा स्थान है भारत। तो सितंबर में प्रकाशित 200 भारतीय IT निर्माण निर्माताओं के एक अलग विक्रेता सर्वेक्षण में इसी तरह के निष्कर्ष सामने आए, जहां 45% भारतीय व्यवसायों ने कहा है कि उन्होंने पिछले साल, तो यहाँ पे याद रखिएगा 45% भारतीय व्यवसायियों ने कहा है कि उन पे साइबर अटैक हुआ था। उन्होंने पिछले साल विघटनकारी साइबर हमलों में 50% से अधिक वृद्धि का अनुभव किया है। और रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि 67% भारतीय जो है वो सरकारी और आवश्यक सेवा संगठनों ने विघटनकारी साइबर हमलों में 50% से अधिक के वृद्धि का अनुभव किया है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर सरकारी कर्मचारी, खासकर बड़े पद पे। तो आगे कहा जाता है कि अभी जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है डार्क वेब का। ठीक है, और डार्क वेब डेटा का जो ब्रीच कर रही, खरीद फरोख्त कर रही, इसी कारण कर रही है कि किसी भी देश के पॉलिसी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। तो पश्चिम एशिया में अशांति और अराजकता का फायदा उठाने वाले खतरनाक तत्वों द्वारा हमलों में वृद्धि, तो इस तरह का डेटा का, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए मेरा एक ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी को पता चल गया। ठीक है, तो पहले वो चेक करेगा कि इसके ईमेल आईडी पे कितने लोगों का मेल आया, उसमें से कितने लोगों का पर्सनल मेल है, फिर वो ट्राई करेगा, उसे मेल करेगा। फिर अगर कोई दोस्त है तो उसे प्रेम से बोले कि कुछ उसे पैसे मांग लिया जाए। ठीक है, या फिर अगर मेरा कोई ऐसा आपत्तिजनक वीडियो है या आवाज है या फिर मैं बहुत बड़े पद पे हूँ तो उसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे कहा जाता है। इसी तरह से डेटा का मिसयूज होता है। तो आगे कहा जाता है कि हमले में वृद्धि जो हुआ था खासकर इजराइल और फिलिस्तीन के हमले में देखा गया, तो व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने वाले योग्य डेटा को काफी हद तक उजागर कर दिया, जिससे कि डिजिटल पहचान की चोरी का भी खतरा बढ़ जाता है। और धमकी देने वाले जितने भी थ्रेट एक्टर्स होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग चोरी, कर धोखाधड़ी और अन्य साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों को अंजाम देने के लिए
चोरी की गई पहचान जानकारियों का भी लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीजों का लाभ उठाया जाता है। तो रिच सिक्योरिटी के द्वारा कहा गया कि आधार आईडी से जुड़ी घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और धमकी देने वाले जो थ्रेट एक्टर्स हैं वे भूमिगत साइबर आपराधिक मंचों पर उनका परिणाम जो है वो भारतीय नागरिकों और निवासियों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, जिनका भी नाम हो सकता है 815 मिलियन डेटाज में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। और उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, तो यूजर्स को यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि डेटा लीक हुआ है या नहीं। सभी को यह प्रयास करना चाहिए। उपयोगकर्ताओं में सतर्कता को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सतर्क होने के लिए अग्रसर करना चाहिए। आगे कहा जाता है अज्ञात स्रोतों से अगर कोई मेल आता है तो उस पर सावधानी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि चोरी की गई जानकारी का उपयोग फिशिंग अभियान में भी किया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं फिशिंग अभियान क्या होता है। फिशिंग हमला जो होता है वो धोखाधड़ी का एक रूप है, जिसमें एक हमलावर एक प्रतिष्ठित संस्था जैसे कि बैंक, इसका नाम यूज करता है, बैंक, कर विभाग या व्यक्ति के रूप में ईमेल या संचार या अन्य रूपों में दुर्भावनापूर्ण लिंक या अन्य तरीकों से वहां पे लिंक भेजा जाता है ताकि किसी अनजान पीड़ित को धोखा दिया जा सके। बहुमूल्य जानकारी जैसे कि पासवर्ड, उसके बाद क्रेडिट कार्ड विवरण, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिशिंग अभियान शुरू करना आसान है और वे आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी भी है। फिशिंग हमले को फोन कॉल्स या मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी किया जा सकता है। तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का सुरक्षापूर्ण रखें और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उसका पैटर्न बनाएं कि जिससे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाए। और खास के इसको यहाँ पे कहा जाता है टू फैक्टर। ठीक है, टू फैक्टर पासवर्ड बनवाएं। आगे कहा जाता है कि चोरी किए गए डेटा का उपयोग क्रूर हमले शुरू करने के लिए नहीं किया जा सके। इसको बचाव करने के लिए हमें खुद का डेटा खुद ही बचाने की आवश्यकता है। आगे कहा जाता है उपयोगकर्ता को अपने सभी खाते जितने भी, चाहे जीमेल के अकाउंट हो, फेसबुक का अकाउंट हो, इंस्टा का अकाउंट हो, उसमें दो कारक टू फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे ओटीपी भी आए उसके बाद आपका मोबाइल से भी वेरिफिकेशन मांगे, तो इसी को कहा जाता है टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी लागू करना चाहिए। यदि उन्हें अपने ऑनलाइन खातों में कोई संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती है तो संबंधित अधिकारियों को सूचित भी करना चाहिए। यूजर शुड आल्सो इम्प्लीमेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल देयर अकाउंट्स एंड इन्फॉर्म द कंसर्न अथॉरिटी इन केस दे नोटिस एनी सस्पिशियस एक्टिविटी इन देयर ऑनलाइन अकाउंट्स। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली जो है नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दा है। एक तरफ जो है वो नेटवर्क प्रोवाइडर है और दूसरी तरफ जो है वो ओटीटी है। ठीक है, पूरा का पूरा मुद्दा यही है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इस साल जुलाई में सरकार के अनुरोध पे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने ओटीटी सेवाओं के विनियमन की आवश्यकता और संभावित तंत्र पर एक व्यापक परामर्श आमंत्रित किया। ठीक है, इसी के लिए मेनली ओटीटी और नेटवर्क्स। तो मानो किसी हॉर्नेट के घोंसले में हलचल मची, मतलब बहुत ज्यादा बवाल हुआ। आगे कहा जाता है अब एक दशक से अधिक समय हो गया है जहां पे दूरसंचार कंपनियों ने वॉइस कॉल्स और मैसेज जैसी पारंपरिक चीजों से राजस्व दबाव में देखा, मतलब कि जो रेवेन्यू है वो घटने लगा है जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धी ओटीटी सेवाएं अक्सर मुफ्त होती है और साथ ही उन्हें बढ़े हुए डेटा ट्रैफिक को संभालने के लिए अपने बुनियादी ढांचों को अपग्रेड करने में भी भारी निवेश करता है किन्हें, दूरसंचार कंपनियों को। बिना राजस्व में समान वृद्धि देखें उनका यह भी दुख है कि ओटीटी सेवाएं समान स्तर के कराधान और लाइसेंसिंग शुल्क के अधीन भी नहीं आते हैं। यहाँ पे जो बात की गई है नेट न्यूट्रलिटी, इसमें देखिए क्लियर कहा गया है इस फिगर में, इक्वल एंड ओपन नेट। नेट न्यूट्रलिटी रूल्स रेस्ट्रिक्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर ऐसा किया जाएगा, मान लीजिए कि किसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है किसी ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे, तो कहा नहीं जा सकता है कि ये जो इंटरनेट है ये किसी के लिए रिजर्व्ड है। तो इसी पे कहा जाता है कि किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो इन इंटरनेट एक्सेस। व्हाट्स डिस्क्रिमिनेशन? जैसे ब्लॉकिंग, डिग्रेडिंग, स्लोइंग, ग्रांटिंग, उसके बाद प्रेफरेंशियल स्पीड्स और ट्रीटमेंट टू कंटेंट, नेटवर्क स्लाइसिंग अ की यूज इन द केस ऑफ 5G। उसके बाद फिजिकल नेटवर्क कैन बी स्लाइस्ड इनटू मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स। तो इसी तरह की बात की जाए तो टेल्को कैन रिजर्व बैंडविड्थ फॉर अ सर्विस इन पब्लिक। इसी पे कहा जाता है कि टेल्को का ही ये आर्टिकल है, टेल्को का डबल डीप
प्रयास जो नेट तटस्थता मतलब कि नेट न्यूट्रलिटी को खतरा में डाल सकता है, इसी पे बात किया जा रहा है। तो दूसरी ओर ओटीटी सेवाओं के उपयोग से डेटा खपत में वृद्धि हुई जो दूरसंचार कंपनियों के लिए बढ़ती राजस्व का कारण है। तो ये यहाँ पे पॉइंट कितना अच्छा लिखा गया है कि ओटीटी पे आप लोग इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन ओटीटी देखने के लिए जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां होती है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग होता है, तो आप अपना टैरिफ भी तो बढ़ा रहे हैं इंटरनेट का, तो इसकी बात भी आगे की जा रही है। तो त्रुटिपूर्ण तर्क जो नेट तटस्थता को प्रभावित करते हैं, जैसे कि ओटीटी परामर्श, ओटीटी कंसल्टेशन ने दूरसंचार कंपनियों से फिर से मांग की है कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे सामग्री प्रदाताओं को बैंडविड्थ की लागत में हिस्सा लेने के लिए कहा जाए। मतलब कि जैसे कि क्या होता है, जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वही जितने भी इंटरनेट से संबंधित बुनियादी ढांचे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उसमें निवेश भी करते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां। तो इसमें यही बात कहा जाता है दूरसंचार कंपनियों के द्वारा कि जो बैंडविड्थ के लिए जो नेटवर्क से जरूरी चीजें होती हैं, चाहे वो वायर फैलाना हो या फिर आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स आ रहे हैं, तो इसमें जितने भी लागत लग रहे हैं उसमें ये सारे ओटीटी जो कंपनियां हैं वे भी इसमें सहयोग करें। तो उनका तर्क है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है वो मुफ्त राइड कर रहे हैं नेटवर्क में, जो दूरसंचार कंपनियों द्वारा निर्मित और रखरखाव किए गए बुनियादी ढांचे से लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि जो हमारे द्वारा बनाया गया नेटवर्क है, इंटरनेट है, हम इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आप केवल उसका एक सर्विस की तरह उपयोग कर रहे हैं और हमें अपने प्रॉफिट में कोई हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं, और इसका जो लगातार मेंटेनेंस होता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात होती है, तो यहाँ पे भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो इसी की बात की जा रही है जो जितने भी दूरसंचार कंपनियां हैं। हालांकि यह तर्क जो है वो मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, जो नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत को कमजोर करता है। दूरसंचार कंपनियों के पास इंटरनेट का स्वामित्व नहीं है। क्लियर कहा गया है कि दूरसंचार कंपनियों के पास किसी का कोई ऑनर नहीं है इंटरनेट का, बल्कि वे उस वहां तक पहुंचने के लिए ही खुद के लाभ के लिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्पीड देंगे तभी तो अट्रैक्ट होंगे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर। इसी के लिए कहा जाता है कि उपभोक्ता जो है वो डेटा प्लान खरीदकर एक्सेस सेवाओं के लिए टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान भी तो करते हैं। तो उपभोक्ताओं की इच्छानुसार सेवाएं प्रदान करके ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट एक्सेस की मांग उत्पन्न करते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि ओटीटी वाले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑलरेडी फेवर कर रहे हैं, वो अच्छे सामग्री, अच्छे कंटेंट ला रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी ओर आ रहे हैं और जो डेटा पैक है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको भी तो इनडायरेक्टली लाभ हो रहा है। वे ऐसे रास्ते बनाने के लिए सामग्री वितरण नेटवर्क मतलब कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी भुगतान करते हैं, जो उनकी सामग्री वितरण करने के लिए इंटरनेट की क्षमता को काफी हद तक बढ़ाता है। इस फिगर में देख सकते हैं, नो ब्लॉकिंग, नो थ्रोटिंग, नो पेड प्रायोरिटाइजेशन। ये तीनों चीजें जो हैं वो नेट न्यूट्रलिटी को हमेशा से बढ़ावा देती है। अगर किसी को ब्लॉक नहीं करते हैं, किसी को थ्रोटलिंग नहीं करते हैं, किसी को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, तो इससे हमारा नेट न्यूट्रलिटी को समर्थन मिलता है। द प्रिंसिपल दैट ऑल इंटरनेट टैरिफ शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इसको कहा जाता है नेट न्यूट्रलिटी। आगे क्या कहते हैं राइटर कि दूरसंचार कंपनियां इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करके और इसके लिए ग्राहकों से शुल्क लेकर इस मांग का लाभ उठाती है। यदि वे लागत को कवर करने में विफल रहते हैं तो दूरसंचार कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए भी तो स्वतंत्र है, और इसका उपयोग उसके बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और उन्नत करने के लिए भी किया जाना चाहिए। तो एक निष्पक्ष बाजार के संचालन के लिए आवश्यकताओं में से एक यह है कि लेन देन की लागत और लाभ पूरी तरह से एक्सचेंज विनिमय मूल्य में शामिल किए जाते हैं। इसलिए लागतों का पूरी तरह से हिसाब किताब की बजाय क्रॉस सब्सिडी मांगने का कोई भी प्रयास जो है वो प्रतिस्पर्धा आयोग से जांच की मांग कर सकता है। ठीक है, तो यही मुख्य बातें हैं इसमें। जैसे कि कहा जाता है नेटवर्क प्रोवाइडर द्वारा कि ओटीटी सेवाएं जो है लगातार, जैसे अभी मैच चल रहा है तो उसमें एचडी में अगर आपको वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यही बातें नेटवर्क प्रोवाइडर के द्वारा कहा जाता है कि इसके लिए ये अतिरिक्त लाभ उठा रहे हैं। जैसे ओटीटी सेवाएं सामग्री की विविधता और गुणवत्ता, स्ट्रीमिंग की गुणवत्ता, जैसे एचडी या बेहतर रेजोल्यूशन या 5.1, अगर साउंड अच्छा आवाज चाहिए तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। नेविगेशन में आसानी, सामग्री की खोज और कई ऐसी उपलब्धता उपकरण के आधार पर अपने बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है।
तो उपभोक्ता विकल्पों की तुलना में इन लाभों के लिए कीमत भी तो चुकाते हैं। इसी तरह इंटरनेट एक्सेस के बाजार में उपभोक्ता उस प्रदाता को चुनने के लिए स्वतंत्र है जो उन्हें किफायती मूल्य पर उच्च बैंडविड्थ, जो सबसे कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इंटरनेट स्पीड देता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल इंटरनेट देता है, तो उसी का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उसी का नेटवर्क यूज करते हैं। तो ये भी तो यहाँ पे अपने ऑप्शंस आपको दिखाते हैं जिससे कि मार्केट में कंपिटेटिवनेस बनी रहे। तो ये अलग अलग बाजार हैं क्योंकि एक की सेवाएं दूसरे की सेवा का स्थान नहीं ले सकता, इसलिए इन दोनों बाजारों के बीच लागत की पृथक्करण बनाए रखना तर्कसंगत है। आगे कहा जाता है समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपली एग्जाम्पल दिया गया है, एक जैसे कि जहाँ पे टोल टैक्स लगता है, ठीक है। तो गाड़ियां जा रही है, जितनी भी गाड़ी जा रही है सबको मान लीजिए 100 रुपये टैक्स लगता है, तो सभी को लग रहा है, परंतु एक गाड़ी आया BMW, तो उससे बोला कि इससे 110 रुपये लगेगा, क्योंकि आप बड़ी गाड़ियां बनाते हैं और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी और इक्वलिटी को उल्लंघन करता है ना। तो यही बातें यहाँ पे कही जाती है। एक टोल प्लाजा की कल्पना करें जहाँ किसी विशिष्ट ब्रांड या मॉडल के वाहनों पर अतिरिक्त कर लगाया जाए जो सीधे निर्माताओं मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को देना होगा। तो निर्माताओं द्वारा देय होता है क्योंकि वे लोकप्रिय वाहन बनाते हैं जो भीड़ भाड़ का कारण बनते हैं। यदि सभी वाहनों के मालिक नियमित टोल का भुगतान करते हैं तो एक श्रेणी के रूप में अधिक लोकप्रिय वाहन आनुपातिक रूप से अधिक राशि का योगदान कर रहे हैं, तो उनके निर्माताओं को अतिरिक्त योगदान देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर निर्माताओं से सीधे वसूला गया जो अतिरिक्त टोल है उसके खरीदारों के लिए लोकप्रिय कारों की कीमत बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने में ज्यादा लागत लग गया, वो तो इसको जोड़ ही देगा, जिससे कि वे जो लागत लगे हुए ज्यादा मूल्य में जो कार बिकने लगेंगे तो उसका जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगा, कम आकर्षित होगा। तो इसी तरह अगर OTT प्लेटफॉर्म टेलीकॉम कंपनियों की मांग को स्वीकार कर ले तो उन प्लेटफॉर्म के लिए बढ़ी हुई सदस्यता शुल्क, या क्योंकि यहाँ पे फिर से सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, अगर वहां पे प्रॉफिट में नेटवर्क प्रोवाइडर को OTT अगर पैसे देने लगता है तो ये अपना सारी चीजें जो है जो भी लागत लगती है वो अपने बिजनेस में बढ़ ही जाएगा उसका कीमत। तो इसके कारण क्या होगा, जितने भी मेंबरशिप लोग ले रहे हैं वो संख्या घट जाएगी, सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगा, जिससे कि लागत ग्राहकों तक पहुंच जाएगी जो टोल का भुगतान करने में अनिच्छुक होंगे। अब आगे देख लेते हैं सिद्धांत क्या है। तो नेट न्यूट्रलिटी का जो सिद्धांत है, इंटरनेट एक्सेस प्रदाताओं को इंटरनेट से आने वाले और समाप्त होने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के साथ एक ही तरह का व्यवहार करना है, इसी को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। यह विचार समय के साथ विकसित हुआ, लेकिन उसकी आधुनिक अभिव्यक्ति का श्रेय काफी हद तक, यहाँ पे नाम याद रखिएगा, कोलंबिया लॉ स्कूल के प्रोफेसर टिम्बू का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासकर नेट न्यूट्रलिटी के क्षेत्र में, जिसमें उन्होंने कहा कि 2003 में नेटवर्क तटस्थता और ब्रॉडबैंड भेदभाव शीर्षक वाले पेपर में नेट न्यूट्रलिटी शब्द जोड़ा गया। यहाँ टिम्बू ने कहा कि इंटरनेट पर एक समान व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए नेट न्यूट्रलिटी की अवधारणा का प्रस्ताव रखा गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी डेटा को इंटरनेट सेवाएं प्रदाताओं द्वारा भेदभाव के बिना समान रूप से व्यवहार किया जाए। तो इसमें कहा जाता है नेट न्यूट्रलिटी कॉमन कैरिज से संबंधित पहले की अवधारणा और सिद्धांत से प्रेरित है, जो मानता है कि सभी ग्राहकों को सेवा जो है वो गैर भेदभावपूर्ण आधार पर प्रदान किया जाए। तो आगे कहा जाता है यह सिद्धांत जो है जिसकी अर्थशास्त्रियों द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि कानूनी विशेषज्ञों द्वारा और ये कानून इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सामग्री प्रदाताओं, उपभोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को कैसे प्रभावित करता है, उसके बाद उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति कैसे प्रभावित होती है, यह निष्पक्ष न्याय और समानता को कैसे प्रभावित करता है। तो आगे कहा जाता है कि ट्राई विनियमन का क्या आधार है। तो नेट न्यूट्रलिटी ने 8 फरवरी 2016 को लाए गए डेटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ के निषेध पर ट्राई के विनियमन का आधार बनाया। यही मुख्य मुद्दा था और नीति निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के लिए दूरसंचार कंपनियों की अदूरदर्शी मांगों को मानने के दीर्घकालिक प्रभावों का पहचान करना भी अनिवार्य बताया। ठीक है, तो ये था नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित मुद्दा और सभी का अपना सही पक्ष है। नेटवर्क प्रोवाइडर को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से विचार करने की आवश्यकता है और इस पर अगर कोई गुंजाइश हो सकती है तो सही तरीके से OTT प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर तरीके से समीक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक है, जिससे कि नेट न्यूट्रलिटी का जो थ्योरी है वे कायम रहे, क्योंकि इंटरनेट का कोई भी ऑनर नहीं है और इंटरनेट के लिए सभी को समान राइट्स का
सभी को समान अधिकार का अधिकार है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल